Hello everyone, this is your tutor from Made Easy Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you module number 2 of Engineering Maths 5. So in this module we will discuss about the probability distribution. So let's start the discussion. So we will see some important question as well as the formulas and the definition of few important terms for your AKTO examination. सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है वो रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल जो होता है एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी मतलब लेट्स सपोज हम लोग एक डाई है, मतलब डाई है, उसको उछाल रहे हैं। उछालने के बाद हमें पता है कि उसमें जो है कोई ना कोई नंबर ही जो है हमारा आउटकम आएगा। सो मान लेते हैं कि 1 आ गया। सो 1 जो आएगा रैंडमली आ रहा है, तो इसको हम लोग रैंडम वेरिएबल कहेंगे। सो अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज़ आर न्यूमेरिकल आउटकम ऑफ अ रैंडम फेनोमेना। सो हम लोग ऐसे ही डाई को उछालने के बाद तो ये कंफर्म है कि कोई ना कोई एक नंबर आएगा। सो लेट्स सपोज यहाँ पे जो है हम लोग मानते हैं कि x जो है कोई नंबर है जो कि जब हम लोग डाई को उछालेंगे तब वो आएगा। जब हम लोगों ने उछाला और देखा कि x की वैल्यू जो है 3 आई है, मतलब जो डाई को उछालने के बाद जो हमें नंबर दिख रहा है वो 3 आ गया। सो यहाँ पे जो 3 होगा यही एक रैंडम वेरिएबल होगा। For example, a single throw of a die, if x denote the number obtained, then x is a random variable which can take any value. यहाँ पे हमारा एक डाइस है। डाइस को जब हम लोग उछालेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर 1 2 3 4 5 में से कोई एक आएगा। वो किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी उसी को हम लोग जो है रैंडम वेरिएबल कहेंगे। अब है हमारा एग्जाम्पल। सो अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑब्टेन, देन एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू। सो डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है हर एक बार जब हम लोग डाइस को उछालते हैं। फिर है हमारा रैंडम वेरिएबल दो होता है, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं एंड ये जो इसमें जो हमें मतलब वेरिएबल मिलेगा उसको हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर दी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो होता है ये इनफाइनाइट होता है और अनकाउंटेबल होता है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे स्टार्स इन द स्काई, सो उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा एज हो गया, हाइट हो गया, वेट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। सो ऑल दिस कम्स अंडर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, टेम्परेचर और कॉल्ड द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो वन ऑफ द मोस्ट important difference between discrete random variable and the continuous random variable is that discrete random variable is finite as well as it is countable, finite and countable, whereas जो continuous random variable है it is infinite and uncountable. So I hope the difference between the discrete as well as the continuous random variable is clear to you. Let's move ahead with the discussion of the next topic. So here probability mass function is there. So let us consider कि हमारा पहले देखते हैं probability mass function क्या होता है। इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं एक रैंडम वेरिएबल x को, जिसमें वैल्यू मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 से लेके xn तक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि आने की क्या है। जो वैल्यू x है इसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इसके आने की। सो p इज इक्वल टू p, x इज इक्वल टू एक्स आई, वेयर i कैन बी 1 2 3 4 से लेकर के n, विच इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स आई एंड सेटिस्फाई द कंडीशन।
सो प्रोबेबिलिटी जो है p इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, वेयर आई जो है 1 2 3 4 5 से लेकर के n तक के नंबर हो सकते हैं। ये जो है प्रोबेबिलिटी मास इंडेक्स होगा या फिर मास फंक्शन होगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है कि जो पी आई की वैल्यू है, पी आई इज इक्वल टू पी वेयर एक्स इज इक्वल टू दी एक्स आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में लेट्स सपोज हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है एंड यहाँ पे हमारे जो प्रोबेबिलिटी आने की नंबर्स की है वो x1 x2 से लेकर के xn तक की है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है x के आने की उसको हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के n तक वैल्यूज़ आएंगी। सो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा तब जब ये दो कंडीशन को जो है फुलफ़िल करेगा। कौन कौन सी कंडीशन? पहला कंडीशन पी आई इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, ये जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इसकी वैल्यू जो है हमेशा ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए या फिर ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 इज़ जो समेसन है पूरे प्रोबेबिलिटी वैल्यू का इट शुड बी इक्वल टू 1। सो दिस इज़ अ कॉमन थिंग इन प्रोबेबिलिटी। लाइक आप बहुत सारे टर्म्स का जो है एक एंटिटी में बहुत सारी चीज़ों का प्रोबेबिलिटी निकालते हो। सो सारे टर्म्स की जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उसका अगर हम लोग एडिशन करें तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन था पी आई इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा कंडीशन है कि समेसन जो पी आई का समेसन है इट शुड बी इक्वल टू 1। So these are two condition. If any equation is following both condition that means they are the probability distribution function. अब है हमारा probability density function. So ये जो है डेंसिटी फंक्शन है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो x है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विच टेक द वैल्यू इन द इंटरवल, जिसकी वैल्यू हम लोग जो है c और d के इंटरवल में ले रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हम लोग जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को लिए थे और हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को ले रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा x जो है एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है c और d इंटरवल के बीच में जो है प्रेजेंट है। सो जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी वो c मतलब वैल्यू जो होगी ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी बट लेस देन और इक्वल टू डी। सो यहाँ पे हम लोग ग्राफ अगर देखें तो मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू c है एंड यहाँ पे x की वैल्यू d है और इसी के बीच में जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू जो है प्रेजेंट है। तो ये जो एरिया है हमारी ये डिनोट कर रही है हमारी एरिया, ये रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसकी एरिया को। सो यहाँ पे एक फंक्शन जो है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब कहेंगे जब वो कंडीशंस को फॉलो करेगा। पहला की जो फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। फिर दूसरा फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर सी एंड डी P represent the area under the probability curve between the ordinates at x is equal to c to x is equal to d. The total area under the probability curve is 1. So अगर इन तीनों कंडीशन को कोई भी इक्वेशन जो है फॉलो करता है then that equation would be called as the probability density function. So पहला क्या है? पहला इजी सा है कि f of x की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारा
कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट फंक्शन ले रहे हैं हम लोग, या फिर डिस्टिंक्ट नंबर, जैसे कि x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू डी ले रहे हैं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू डी के बीच में जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रही है एरिया, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व। सो ये चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो टोटल एरिया है अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व वो जो है 1 के बराबर होनी चाहिए। लाइक हमारा यहाँ पे सी और डी के बीच में लिया गया, तो मान लेते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी बट लेस देन और इक्वल टू डी। इसकी जो एरिया होनी चाहिए इट शुड बी इक्वल टू दी 1। It means even on integration we can say that f of x dx की value जो है it should be equal to 1. So if any equation is following these properties then that equation would be called as the probability density function. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, let's see a question. So यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन दिया गया है f of x की वैल्यू 0 when x is less than 2 और 1/18 2x plus 3 when यहाँ पे इक्वेशन है x is greater than or equal to 2 and less than equal to 4। और थर्ड है हमारा 0 when x is greater than 4। सो इसमें हमें जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट करना है, कि हमें बताना है कि ये इक्वेशंस जो है ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इसके लिए हम लोग एज इट इज़ जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन करके लिख लेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है अगर ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो ये जो है दो क्राइटेरिया को जो है फुलफ़िल करेगा। पहला क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स और डी एक्स की वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 1, और दूसरा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन देखते हैं यहाँ पे हमारा। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो जब हम लोग 2 से 4 इंटीग्रेट करेंगे इस वाले इक्वेशन को, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 2 to 4 हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे। इट मीन्स लोअर लिमिट वुड बी 2 एंड हायर लिमिट वुड बी 4। सो यहाँ पे 1/18 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू 1/18। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/18 इंटीग्रेट करने के बाद हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2 to 4 हो जाएगा हमारा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू 1/18, और यहाँ पे हमारा जो है x की जगह 4 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे एंड एक बार 2 रखेंगे। सो 4 रखेंगे जब तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस हम लोग करेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। सो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। फिर 1/18 16 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 6, ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। एंड अगर दूसरा केस देखें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर दैन 0। सो अगर हम लोग इसके लिए देखते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 4। सो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये जो है ग्रेटर दैन 0 है। सो अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/18 2x प्लस 3 लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं। व्हेन वी कैलकुलेट दी एफ ऑफ 2 वैल्यू देन द रिजल्ट वुड बी 7/18 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, और जब हम लोग वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 11/18 आएगी जो कि 0 से बड़ी है। सो इट इज़ क्लियरली शोइंग दैट द इक्वेशन द कंडीशन नंबर 1 that is f of x dx would be greater than or equal to 0, it should be equal to 1, and second one was f of x की वैल्यू जो है it should be greater than or equal to 0। सो दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स दैट इक्वेशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
The second question is about the diameter of an electric cable is assumed to be continuous random variable with probability density function. So हमें इसमें जो है इक्वेशन दिया हुआ है और